हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? जल्दी से आ जाएंगे भैया। मास्टर बैच में आप सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है तो एक बार सारे बच्चे हाय लिख देंगे। सारे बच्चे एक बार हाय लिख देंगे। सारे बच्चे एक बार हाय लिख देंगे। सारे बच्चे एक बार हाय लिख देंगे साथियों। एक बार सारे बालक एक बार हाय लिख देंगे। चलिए। हेलो 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 बेटा, हेलो हेलो। अभी ठीक है? अभी सब लोग आ चुके हैं? अभी आवाज आ रही है मेरी? डन। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे देखो भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सारे बच्चे एक बार बताएंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है सारणिक। क्या? जिसका नाम है सारणिक। क्या है? सारणिक। जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट सारणिक। ठीक है। तो सारणिक के अंतर्गत अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो कितनी प्रॉपर्टीज हमने कल डिस्कस किया था? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यानी सारणिक के जो गुणधर्म है डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत हमने 3 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हम फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे कर देते हैं। सारे बच्चे बता देंगे। सारे बच्चे बता देंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे कर देते हैं। सारे बच्चे बता देंगे। क्या हमने ये 3 प्रॉपर्टीज आपके लिए छोड़ दी थी? 3 प्रॉपर्टीज आपके लिए छोड़ दी थी। अब इन तीनों प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। सर चैप्टर 4 से कितना नंबर का आता है बोर्ड में? तो चैप्टर 4 से आपके भैया 10 से 15 मार्क्स का आ जाता है। चैप्टर 4 से आपके 10 से 15 मार्क्स का सवाल आ जाता है। कितना भैया? 10 से 15 मार्क्स का सवाल। 10 से 15 मार्क्स का सवाल आता है। 10 से 15 मार्क्स का सवाल आता है। ठीक है जी? हाँ, ठीक है, डन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, चलिए जी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के अंतर्गत हमने 3 प्रॉपर्टीज को देखा था कि पहली प्रॉपर्टी ये थी हमारी कि अगर कोई भी 2 पंक्ति समान हो तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। अगर किसी भी पंक्ति या स्तंभ 0 होता है तो सारणिक का मान 0 हो जाएगा। तीसरा हमने ये सुना था, ये दिखा था, कोई बताएगा? कोई बताएगा? एक और भी प्रॉपर्टी, अगर हम सभी अवयवों को अगर हम परिवर्त कर दें, यानी अगर हम किसी सारणिक का हम परिवर्त करते हैं तो परिवर्त करने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज थी जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी। अब थोड़ा सा हम फिर से चलते हैं किस पे? चैप्टर नंबर 4 की तरफ। हमारा जो अध्याय है वो क्या है? चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सारणिक। क्या है साथियों? सारणिक। अध्याय का नाम क्या है भैया? सारणिक, जिसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? आज सारणिक के अंतर्गत आज हम फिर से क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होगा, 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 यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल तो होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो होगा।
लेकिन साथ में आज हम लोग जितने भी बचे हुए ना गुणधर्म है पहले उनको डिस्कस करेंगे साथियों। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो बचे हुए गुणधर्म हैं उनको हम डिस्कस करते हैं साथियों। सबसे पहला गुणधर्म क्या था वो हम डिस्कस कर चुके थे, तीसरा भी कर चुके थे, आज हमें चौथा डिस्कस करना है। चौथा ये है, चौथा गुणधर्म ये है बच्चों, चौथा गुणधर्म क्या है, किसी को कुछ आइडिया क्या हो सकता है तो 8 6 से 7, लेकिन चौथा क्या मैं करने वाला हूं, एनी आइडिया गेस? तो बेटा चौथी प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ, कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ, अगर हम एक पंक्ति या स्तंभ अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा, लेकिन उसके साइन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो मैं इस प्रमेय को, इस प्रॉपर्टी को हम अपने भाषा में लिखते हैं, ठीक है, हम इसको अपने भाषा में लिख देंगे ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। गुणधर्म नंबर 4 क्या है? गुणधर्म नंबर 4 कि यदि कोई पंक्ति या स्तंभ, कोई पंक्ति या स्तंभ को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं तो ध्यान से सुनना, यदि कोई पंक्ति या स्तंभ को हम इंटरचेंज करते हैं, मतलब अगर हम पूरी तरह से उनको इंटरचेंज कर रहे हैं, कोई भी एक पंक्ति या दो स्तंभ है ना, पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति कर रहे हैं एक ही को, तो भैया होगा क्या, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। समझ पा रहे हो? यदि कोई पंक्ति या स्तंभ को इंटरचेंज करते हैं तो सारणिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, परंतु लेकिन उनका चिन्ह बदल जाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, इसके एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण क्या है साथियों, जरा ध्यान से सुनो। उदाहरण क्या है, जैसे अगर आपके पास दिया है 1 2 3 4 है ना, ये a बराबर आपके पास दिया है। अगर इसके कोई भी पंक्ति या स्तंभ को हम इंटरचेंज कर दें, आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, जैसे पहली पंक्ति को हम दूसरी पंक्ति बना रहे हैं और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति बना रहे हैं, R1 को R2 और R2 को हम R1 बना रहे हैं, R1 को R2, R2 को R1 बना रहे हैं। देखो आपस में हम चेंज का साइन बना दिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, जैसे पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति बन जा रही है, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति, यानी 3 और 4 और 1 2। तो देखिए क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इसका उत्तर निकालेंगे तो देखिए 1 चरैया 4 और 2 तिहाई 6, तो 4 में से 6 जाएगा -2, तो वैल्यू कितनी आई, -2 आई। और इसी को यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 3 दूनी 6 -4, तो यहाँ पे 2 आया। तो इन दोनों में क्या अंतर आ रहा है, साइन, यानी इसका जो वैल्यू है और इसका जो वैल्यू है दोनों सेम है, परंतु क्या अंतर देखने को मिल रहा है, चिन्ह का, यानी चिन्ह में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, चिन्ह में परिवर्तन, है ना, परिवर्तन
चिन्ह में परिवर्तन, चिन्ह में परिवर्तन, चिन्ह में परिवर्तन, परिवर्तन, चिन्ह में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, चिन्ह में परिवर्तन देखने को मिला। तो वही इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई भी पंक्ति या स्तंभ को आपस में अगर इंटरचेंज करते हैं, किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ को, है ना, किसी एक पंक्ति, कोई पंक्तियां नहीं, यहां पे एक लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि एक पंक्ति, यदि किसी एक पंक्ति, ये ज्यादा बेटर होगा। देखो अब ये तुम्हारे ही लैंग्वेज में मैंने इसे लिख दिया है ताकि तुम इसे अच्छे से समझ पाओ। बुक में भी लिखा हुआ है लेकिन मैंने अपने तरीके से इसे बना दिया है। यदि किसी एक पंक्ति या स्तंभ को इंटरचेंज करते हैं तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उनका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, ठीक है, गुड गुड रोबिन। चलिए, तो गुणधर्म नंबर 4 सबको पता चल गया, गुणधर्म नंबर 5 सभी को क्लियर है। अच्छा, इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नोट है, नोट करके लिखिए भैया। ये जो बात मैं बताने जा रहा हूं, सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं। गलतियां ये कर देते हैं कि जैसे मान लो कि सोई सारणिक है 1 2 3 4, अगर इसमें किसी के का मल्टीप्लाई करना है, के का मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा? अगर के का हम गुणा करते हैं, किसी भी एक सिंगल नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी सिंगल डिजिट का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी सारणिक में, तो क्या होगा? तो उसका मल्टीप्लाई सिर्फ किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में ही होता है साथियों। ये नहीं गुणा कर देंगे तो आप सभी में गुणा कर दोगे। जैसे के का मल्टीप्लाई करोगे तो के 1 जा के 2k, तो हमने क्या किया, सिर्फ एक पंक्ति में किया। क्या? एक पंक्ति में किया, या एक स्तंभ में कर सकते हो, या एक स्तंभ में कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो एक स्तंभ में, k 1 जा के और 3k, और बाकी 2 और 4 ऐसे सेम लिखा रहेगा। तो आप देख पा रहे हो यहां पे k का मल्टीप्लाई हमने सिर्फ एक पंक्ति में किया, यहां पे k का मल्टीप्लाई सिर्फ एक स्तंभ में कर दिया है। इज इट क्लियर दैट? सबको समझ में आ गया? तो ये होता है। लेकिन आव्यूह में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, यहाँ पे बहुत ही सीली मिस्टेक होता है और लगभग उत्तर सभी का गलत आ जाता है। जैसे अगर मान लो ये के होता है और यहीं पे ये चीज होता है। अब ये देखो भैया, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बताना जरूरी था बेटा, बहुत ही ज्यादा जरूरी था। ये आपका सारणिक है, ये आपका सारणिक है और ये आपका आव्यूह है, ये आपका आव्यूह है। तो सारणिक में क्या होता है जो आप देख पा रहे हो, सारणिक में अगर किसी भी के, किसी भी सिंगल नंबर, सिंगल डिजिट का अगर आप गुणा करोगे तो किसी एक पंक्ति या स्तंभ में करोगे, लेकिन आव्यूह में क्या होगा, उसमें सभी में गुणा होगा, यानी सभी में गुणा होगा। के 1 जा के 2k और फिर हो जाएगा 3k और हो जाएगा 4k। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, ये रहा इस सवाल का सही जवाब। डन गया? क्लियर है सभी को? सभी लोग जल्दी से बता देंगे, क्या आप सभी को यह बात क्लियर है? हाँ हाँ, एक ही रो एक ही कॉलम में होगा अगर ये सारणिक होगा। तो इसका जरूर आप इन मतलब जो कह सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका एकदम समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही बेसिक जानकारी है, सब लोग गलती कर देते हैं, ये सब लोग गलती कर देते हैं। अब इसी पर जैसे मान लीजिए एक सवाल दे देता हूं और इस सवाल का उत्तर आप लोग बताइएगा, इस सवाल का उत्तर आप लोग बताइएगा साथियों। जैसे एक सवाल है कि 3 का मल्टीप्लाई अगर 2 4 5 और 6 में करना है, तो भैया बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा? क्या होगा सवाल का उत्तर? क्या होगा? किसी एक पंक्ति में कर दो या किसी एक स्तंभ में। अब जैसे मैं अगर ऑप्शन दे दूं तो सारे बच्चे ऑप्शन देख करके मारेंगे क्लिक, है ना? चलिए, सारे बच्चे ऑप्शन देख करके देखेंगे कि इस ऑप्शन में क्या सही हो सकता है। ठीक है,
ठीक है, सभी लोग देखें और सभी लोग सही जवाब देंगे। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, सभी लोग सही जवाब बताएंगे क्या होगा। सभी लोग बताइए कौन सा सही जवाब होगा। ऐसे सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं, आप देख सकते हैं, 10 साल का पेपर उठा के देख सकते हैं, इस तरीके का सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। तो ये आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लेते हैं और इस सवाल का उत्तर आप लोग करिएगा। चलिए, इस सवाल का उत्तर आप लोग करिएगा। चलिए बताइए, सारे बच्चे बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सारे बच्चे अब गलती कर रहे हैं, सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहे हैं ये चीज क्या है। ये बाबू, ये आब्यू है, यही गलती बहुत सारे बच्चे, राजा कुमार गलती कर दिए ना, बहुत सारे बच्चे गलती कर दिए इस सवाल को। बहुत सारे बच्चे ए ऑप्शन कर रहे थे, लेकिन देखिए ये क्या है, ये आपका आब्यू है बेटा, ये आपका सारणिक है। तो आब्यू में भैया क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आब्यू में सब में गुणा करते हैं, आब्यू में क्या करते हैं भैया, सब में गुणा करते हैं। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, आब्यू में सब में गुणा करेंगे। आब्यू को पहचानो क्या होता है, अगर ऐसा साइन आ जाए तो इसका मतलब आब्यू। ठीक है, इसमें आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। और ये आपका सारणिक, तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको जानना है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, डन, समझ गए। तो ये आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, यानी ये नोट, ये जो बेसिक पॉइंट बताया गया है, और हमें लगता है ये बात क्लियर हो गई होगी। और ये गुणधर्म नंबर आपका 4 था। अब इसी पॉइंट से एक प्रॉपर्टी आपका बना हुआ है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, तो वो गुणधर्म नंबर आपका 5 बन जाता है। गुणधर्म नंबर क्या बन जाता है, 5 बन जाता है। गुणधर्म नंबर 5 बन जाता है कि यदि, ध्यान से सुनना, यदि सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ को के से गुणा कर दिया जाए, किसी एक पंक्ति, है ना, देखो यहां पे किसी एक पंक्ति, साथियों ध्यान से सुनना, एक पंक्ति या स्तंभ को, किसी एक पंक्ति या स्तंभ को के से गुणा कर दिया जाए, के से गुणा कर दिया जाए, के से गुणा कर दिया जाए, तो सारणिक का, ठीक है,
यदि सारणिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ को k से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक का मान भी k गुणित हो जाता है। क्या हो जाता है? k गुणित हो जाता है। नहीं समझे? अब एग्जाम्पल देखो, इसका मतलब नहीं समझे? यदि सारणिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ को अगर तुम k से गुणा कर रहे हो, किसी कांस्टेंट k से गुणा कर रहे हो, तो सारणिक का मान भी k से गुणित हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि अगर एक सारणिक है 1 2 3 4, तो इसका सारणिक का मान क्या आएगा? आप लोग बोलोगे सर जी गुरुजी इसका सारणिक का मान जो होगा, मान लिया कि इस सारणिक का मान मान लो 4 × 4 और 3 दूनी 6 यानी -2 होगा। सारे बच्चे बताओ, होगा? 4 × 4 4 3 दूनी 6 यही होगा। अगर मैं दूसरा सवाल यहीं पे दूसरा सवाल लूं, अब जरा ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 यही सवाल है, और अगर इसमें हम k से गुणा कर रहे हैं या किसी संख्या 5 या कोई भी कांस्टेंट, कोई भी अचर से गुणा कर रहे हैं, 5 से मान लो गुणा कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि जो इसका उत्तर आएगा वो इसका k गुणित होगा, मतलब उतना गुणा होगा जितना हमने गुणा किया है इस सारणिक में। अब देखिए, तो हम भैया किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ में कर सकते हैं। तो मान लो पंक्ति में कर दिया 5 × 5 5 में 10 3 और 4 यही है। और इस सवाल का अगर तुम निकालोगे तो 5 चौक को 20 और 3 दहा में 30 यही होगा। तो 20 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? -10 होगा। तो भैया इसकी वैल्यू देखिए और इसकी वैल्यू देखिए, इसकी और इसकी में वैल्यू में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? क्या देखने को मिल रहा है? आपको जो देखने को मिल रहा है कि भैया अगर इस नंबर में, इस संख्या में जो पहले वाला हमारा सारणिक था, अगर उतने नंबर का गुणा कर दिया जाए यानी गुणे 5 कर दिया जाए तो आपको ये उत्तर मिल जाएगा। यानी अगर गुणे 5 कर दिया जाए तो इस सारणिक और इस गुणधर्म का क्या मतलब है? यही साफ साफ कहना चाहता है कि अगर कोई सारणिक या में किसी पंक्ति या स्तंभ को k से गुणित कर दिया जाए, k से गुणा कर दिया जाए, किसी भी कांस्टेंट या अचर से अगर गुणा कर देते हैं, तो साथियों याद रखना है आप लोगों को कि जो सारणिक का जो मान आएगा वो भी k से गुणित होगा। हमने जिस नंबर का देखो इसमें गुणा किया है वो इसके आंसर में भी भैया उतना का ही गुणा है कि नहीं? तो यही आपकी जो है 5वीं नंबर प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को ध्यान देनी है। ठीक है जी, डन है? सारे बच्चे समझ पा रहे हो? सारे बच्चे क्लियर है? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। गुणधर्म नंबर 5 हो गया है। गुणधर्म नंबर 6 सर गुणधर्म नंबर 6। अरे भाई सर 5 कहां से? अरे 5 कहीं से आया नहीं। 5 का मान लो गुणा किया, जब मैं एग्जाम्पल लिया हूं, 5 कहीं से आया नहीं है। इतना दिमाग नहीं है कि सर 5 कहां से आ गया। अरे बेटा 5 कहीं से आया नहीं है, 5 मैंने एग्जाम्पल लिया, वहां 4 भी ले सकती हो, 3 भी ले सकती हो। मैंने वो एक अचर लिया कि भैया k से अगर गुणा किया जाए, k एज अ 5, k का मतलब वहां पे 5 ही है, मतलब 5 का मतलब वहां पे k ही है। चलो गुणधर्म नंबर 6 का मतलब क्या है? गुणधर्म नंबर 6, अब इसको इसी तरीके से समझ लेते हैं कि भैया हो, अगर जैसे मान लो कि अगर कोई सारणिक दिया है A B C D E F G H I, तो भैया अगर तुम चाहते हो इसे सॉल्व करना तो अपने तरफ से कोई संक्रिया लगा सकते हो, संक्रिया ऑपरेशन लगा सकते हो, संक्रिया का प्रयोग करके इसे हल कर सकते हो।
जिसे कहते हैं साम दाम दंड भेद। क्या करते हैं? साम दाम दंड भेद कहते हैं। जैसे मान लो अगर तुम्हें R1 में संक्रिया लगाना है, पहली पंक्ति में अगर संक्रिया लगाना है, पहली पंक्ति में, तो पहली पंक्ति में अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा काम इस सारणिक को हल करने के लिए, इसका मान निकालने के लिए, अगर हम पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो अवश्य करिए। मतलब इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई किसी भी नंबर का कर सकते हो, कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ को जोड़ सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ा। तुमको अगर लग रहा है कि मुझे R2 में एक संक्रिया लगाना है कि R2 और R3 को जोड़कर, R2 में R3 को जोड़कर, जिसमें K का मल्टीप्लाई करके R3 को मैं जोड़ना चाहता हूं, कर सकते हो, ये भी तुम कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है, अगर तुम्हें लग रहा है कि C1 जो हमारा पहला कॉलम है, पहला स्तंभ है, उसमें अगर तुमको लग रहा है कि C1 और C3 को जोड़ दो तो जोड़ सकते हो, जोड़ने पे तुम्हारा उत्तर आए तो आ सकता है। अगर जैसे तुमको लग रहा है कि C2 ध्यान से सुनना, C2 को अगर C2 में एक संक्रिया लगाना चाहते हो कि C2 में C3 को घटाना चाहते हो K का मल्टीप्लाई करके, तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज जो है, मतलब ये कहना चाहता है कि साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर सकते हो। किसी भी सारणिक को हल करने के लिए अगर तुम्हें लग रहा है कि उसमें संक्रिया लगाने पड़ रही है, उसमें ऑपरेशन लगाना पड़ रहा है, तुम आराम से लगा सकते हो। अब इसमें एक एग्जाम्पल हम लेकर के आपको बताते हैं, एक एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं। जैसे मान लो कि एक सारणिक है 1 2 1, ठीक है, 1 2 3 2 4 6, ठीक है, और यहां 1 2 3। अब ये तो कहोगे तो सेव हो गया, कुछ और डाटा ले लेते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना। 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं 1 4 5, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं, या इसको बड़ा नंबर ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नंबर है ना, 6 17 9, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 5, और यहाँ ले लेते हैं 5, यहाँ ले लेते हैं 15, और यहाँ ले लेते हैं 4। अब ये दिया हुआ है, कह रहा है कि सारणिक का मान निकालिए, अब देखिए इस सारणिक का मान निकालने के लिए क्या करोगे मेरी भाई, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, क्या कर सकते हो। मेरे दिमाग में आया कि इस सारणिक को हल करने के लिए एक तरीका तो हमने ये बताया कि इसे एक्सपेंड कर दिया जाए, तो इसे एक्सपेंड करने जाओगे बड़ा लंबा जाएगा, है ना, R1 के खिलाफ, फिर उसके बाद ये ऐसे वैसे गुणा करो जो, हाँ, फिर उसके बाद कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ेगा। तो हम इसमें एक संक्रिया लगा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। अब जरा ध्यान से सुनो कि अगर C2 में अगर C3 जोड़ दें तो देखो आपको 6 17 और 9 नहीं मिल जाएगा, और दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर बराबर हो गई तो सारणिक का मान 0 हो जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम C2 में एक संक्रिया लगाने जा रहे हैं जिसका नाम है C2 में C3 जोड़ने जा रहे हैं। जिसमें संक्रिया लगाने जा रहे हो वो आगे रहेगा, और C2 में क्या जोड़ने जा रहे हो, C3 जोड़ने जा रहे हो। तो अगर आप जोड़ोगे तो देखो क्या मिलेगा, ये वाला तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। ये 1 2 5 C2 वाला सेम रहेगा, 1 2 5 1 2 5। C2 में C3 जोड़ दो, तो 5 1 6 15 2 17 और 5 4 9, तो ये आपके पास देखने को मिलेगा 6 17 9, यानी आपको देखने को मिला कि C1 और C3 आपस में क्या है, बराबर है। जब C1 और C3 आपस में बराबर है
तो सारणिक का मान क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। इज इट क्लियर दैट? तो ये हमारा प्रॉपर्टी था जो हम कहना चाह रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो लास्ट प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉपर्टी का क्या नाम है, क्या मतलब है, जरा ध्यान से सुनना। ये प्रॉपर्टी ये कहता है, जो गुणधर्म नंबर आपका 7 है, गुणधर्म नंबर आपका क्या कह सकते हैं? 7 है। गुणधर्म नंबर 7 ये कहना ये चाहता है, ध्यान से सुनना, गुणधर्म नंबर 7 ये कहना चाहता है कि अगर जैसे तुम्हें लग रहा है कि ए बी सी है ना, इस तरीके से दिया हुआ है, और यहां पे ऐसा कुछ दिया है a प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड, है ना, ऐसा कुछ दिया है, और यहां पे तुम्हारे पास दिया है 2x 2y 2z। तो अगर तुम्हारे सामने ऐसी कोई पंक्ति या कोई स्तंभ है जो दो पार्ट में लिखा हुआ है ना, कंबाइन रूप में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कंबाइन रूप में लिखा है, तो इसे आप ब्रेक कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ब्रेक कर सकते हो। क्या हुआ? आओ इसको किया जाए। चलो, तो देखो ध्यान से, अब इस सवाल को कैसे करेंगे, तो कोई भी अगर तुम्हारे पास दो एलिमेंट अगर साथ में हो जा रहे हैं, दो एलिमेंट साथ हो जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि इन्हें भैया दो भाग में तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे जरा देखो, ये ए बी सी यानी फर्स्ट रो तो सेम ही रहेगा, और यहां पे ए बी सी ये सेम रहेगा, ये ऐसे लिख लो। यानी अगर दो पार्ट है तो पहले वाले सारणिक में एक एक लिख दोगे, है ना, तो इस सवाल का उत्तर। ठीक है, और यहां पे देखो तुम्हारे पास है 2x 2y है ना, और 2z, ऐसा कर सकते हो। समझ गए? अब बात को समझ रहे हो? ऐसा कर सकते हैं। एक बार ऐसे लिख सकते हो, फिर एक बार ऐसे लिख सकते हो कि ए बी सी यहां पे एक्स वाई जेड, और यहां पे उसके बाद क्या होगा? एक्स वाई जेड, 2x 2y और 2z। अब तुम इस सवाल को देखिए, और इस सवाल में देखिए ये वाले पार्ट बराबर हैं, यानी R1 और R2 आपको बराबर देखने को मिल रहा है। जब R1 R2 के बराबर देखने को मिल रहा है तो इसका मान 0 होगा। और अगर इसमें से दो कॉमन ले लिया जाए, इस सारणिक में से दो अगर कॉमन ले लेते हो तो भैया एक्स वाई जेड यहां भी है, यानी R3 और R2 बराबर है, तो इसका मान भी 0 हो जाएगा। यानी यहां भी दो पंक्ति आपकी बराबर हो गई, तो ये भी 0 ये भी 0, तो दोनों को 0 0 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 0 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, डन। तो ये हमारी 7 प्रॉपर्टी थी, और इन्हीं 7 प्रॉपर्टी को लेकर के हमें चलना है, बस यही हमारी 7 प्रॉपर्टी है। समझ गए ना? ठीक है, अरे यार सलमा जोशी, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये बात समझ लो कि अगर कोई भी, जैसे अभी तक को जो भी डाटा था वो ऐसे था ना, सिंगल सिंगल A B C D E F G H I, तो अगर मान लो कि कोई ऐसा डाटा लिखा है A प्लस सी बी प्लस के और C प्लस M ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसे तोड़ करके दो पार्ट में लिखोगे। तो पहला जो सारणिक बनाओगे उसमें ये पहला वाला लिखोगे और बाकी सब सेम रहेगा, फिर दूसरा वाला जो सारणिक लिखोगे उसमें ये लिखोगे। डन, बस यही चीज है। ठीक है, क्लियर है भाई? एकदम आसान भाषा में तुमको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूं, यहाँ पूरे आसान भाषा में तुम्हें एकदम बढ़िया से क्लियर कर दिया हूं। अब इसके बाद कोई दिक्कत तो बताइए। अब इसके बाद हम एक सवाल करने जा रहे हैं, सभी लोग इस सवाल का उत्तर आप लोग दीजिएगा। सब लोग तैयार हो? ठीक है, सारे बच्चे इस सवाल का उत्तर बताएंगे, सारे बच्चे इस सवाल का उत्तर बता देंगे, सारे बच्चे इस सवाल का उत्तर बता देंगे। A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ठीक है, फिर है इसके बाद B माइनस सी, सी माइनस ए, माइनस बी। ठीक है,
और फिर है c माइनस a माइनस b और b माइनस c। प्रूव करिए कि जीरो है ना, या ऐसे बता दो इसका मान क्या है, या इसको प्रूव करना है जीरो। ठीक है, इसको सिद्ध करिए, इसको सिद्ध करें, सिद्ध करें, इस सवाल को सिद्ध करें, सिद्ध करें कि इसका मान क्या है भैया, जीरो है। सिद्ध करें, सिद्ध करें कि इस सवाल, ये जो सारणिक दिया है, इस सारणिक का मान जीरो। अब बताइए सारणिक का मान जीरो तो हो, लेकिन कैसे, कैसे? ये देखो, ये बात तो अब देखो, अब इस सवाल में तुम वो वाला पार्ट लगाने जाओगे जो हमने कराया है, अब करते जाओ। हमने तो ये बताया है ना कि भैया पहली पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसरण करने पर तो a माइनस बी मान लो लिखा, फिर ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, ऐसे ऐसे लिखोगे, है ना। फिर a माइनस बी माइनस सी ऐसे लिखोगे, फिर माइनस बी माइनस सी ऐसे लिख करके, फिर ऐसे इतना बड़ा करोगे, फिर इसका कैलकुलेशन करोगे, गुणा करोगे, जोड़ करोगे, घटाना करोगे, पता लगे गलत हो गया। लेकिन अब हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी हमें पता चल गया है कि गुरुजी हम प्रॉपर्टी लगा करके उत्तर ला लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। अब इसमें एक प्रॉपर्टी लगाओगे कि R1 में एक संक्रिया लगा सकते हो, या C1 में एक संक्रिया लगा सकते हो। C1 में एक संक्रिया क्या लगाना, C1 में C2 C3 सब जोड़ दो, और जैसे ही जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। जैसे ही जोड़ोगे a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए, जीरो, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, जीरो, c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, सबको जोड़ लो। देखो जैसे मान लो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, सबको जोड़ रहे हो तो देखो क्या मिल रहा है, सबको जोड़ने पे क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है ना। इसको भी इसी तरह से जोड़ोगे, जीरो मिलेगा। बाकी सब ऐसे लिख लो। हमने C1 में संक्रिया लगाया ना, C1 में C2 C3 सब जोड़ दिया तो उत्तर जीरो आया। बाकी C2 C3 को ऐसे ही लिख लेंगे, है ना, ऐसे ही लिख लेंगे, है ना, C माइनस ए माइनस बी और फिर है B माइनस सी। ठीक है, तो आप सभी जानते हो जब किसी सारणिक का कोई भी पंक्ति या स्तंभ जीरो होता है तो सारणिक का मान क्या हो जाता है साथियों, जीरो हो जाता है। क्योंकि एक पंक्ति या स्तंभ जीरो होने पर सारणिक का मान जीरो होता है, और ये बात आप लोगों को पता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्या ये बात सभी को क्लियर है? तो कल हम लोग इस पे सवाल खूब ज्यादा करेंगे, और कल ही हम लोग ये भी स्टार्ट करेंगे क्या बच्चों, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो कल हम लोग साथियों पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें पहला पार्ट है x1 और y1, ठीक है, x2 और y2, x2 और y2, ठीक है, x3 और कामा y3। तो हमारे पास ये तीन बिंदु हैं, तीन वर्टिसेस हैं, तीन गो क्या है भैया, वर्टिसेस है, तीन हमारे पास बिंदु हैं, तीन हमारे पास शीर्ष है, और कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो हम सारणिक की मदद से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कि भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1। इसी तरह से जितने भी वर्टिसेस है पहले लिख लोगे, x1 y1, x2 y2, फिर x3 y3, इस तरह से सारणिक बना के लिख लोगे, और लास्ट में 1 1 लिख लोगे, और इसको सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कल हम लोग इस चीज को भी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, और कल हम लोग सारणिक के गुणधर्म से भी सवाल लगाएंगे अच्छे से, उस पर और ज्यादा। तो आज हमने गुणधर्म भी खत्म कर लिया, आज हमने क्या क्या किया, प्रॉपर्टीज पूरी तरह से क्या कर लिया, सब सारी प्रॉपर्टीज बता दिया है। सारे प्रॉपर्टीज को आप लिख लीजिएगा, आपकी किताब में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लेकिन हमने अपनी भाषा में लिखवाया है तो उसे अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी को आप लोग करना है, लर्न करना है, बार बार रिवीजन करना है, बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, सेकेंड आप लोगों को मैंने क्या बताया प्रॉपर्टीज के बाद, आज आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे सारणिक की मदद से, इसको भी हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में साथियों हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को और अच्छे से करने वाले हैं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, और साथ में इस पे रिलेटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल भी लगाने वाले हैं। ठीक है,
आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डन है भाई। तो कल तो छोटा छोटा इसी तरह से थोड़ा थोड़ा हम लोग करते रहेंगे और चीजें क्लियर होती रहेगी। हर एक बात को हमने बकायदे सब कुछ अपनी भाषा में लिख के दे दिया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।